मित्रों नमस्कार। मैं राजेश आसुदानी रकीब थ्रू लिटरेरी लेंस के इस भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये भाग एक विशेष एपिसोड है हमारा। विशेष इन मायनों में कि आज हैं तो हमारे साथ हमारे अपने ही डॉक्टर विनोद आसुदानी, लेकिन आज वे अपनी एक किताब के साथ हैं। एक किताब यूं कि ये उनकी 34वीं किताब है। दिस इज हिज 34th पब्लिकेशन। 17 जो हैं मूल किताबें हैं इसमें और 17 ट्रांसलेशंस। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक ये उपलब्धि है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है, न केवल एक विद्वान, लेखक, कवि, बल्कि समाजशास्त्री, मोटिवेशनल स्पीकर, इतिहासकार और न जाने क्या क्या खूबियां अपने अंदर समेटे हैं। शॉर्ट में मैं कहूं कि उन जैसे विद्वान बहुत कम आज हमारे बीच हैं जो अपने ख्वाबों ख्यालों से हमें जो है पुरनूर करते हैं। ख्वाबों ख्यालों से इसलिए कह रहा हूं मैं कि ख्यालों तो इंटेलेक्चुअली कई सारी किताबें हैं उनकी। ख्वाबों से इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो इनकी किताब है, जो अभी अभी प्रकाशित हुई है कुछ दिन पहले, और जिसे आप अमेज़ॉन किंडल पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये किताब जो है, इसका शीर्षक है धुंधला धुंधला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस नमस्कार मंच पर। राजेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इस ज़रा नवाजी के लिए। और ये जो संकलन है, दरअसल ये संकलन है, संग्रह है गज़लों का। जी और इसमें जहाँ तक मुझे खबर है, करीब करीब 90 गज़लें जो हैं जी बिल्कुल आपकी संकलित हैं। जी और इससे पहले भी एक गज़लों का मजमुआ आपका बिल्कुल शाया हो चुका बिल्कुल है वो 2002 में 2 में पाठकों तक पहुंचा था। जी, अधूरा आसमान। और मैं बताना चाहूँगा कि अधूरा आसमां इस गज़ल संग्रह में राजेश आसुदानी रकीब भी हमारे साथ हैं। उनकी 50 गज़लें शामिल हैं इस संग्रह में और मेरी 50। और 2002 के बाद राजेश जी, जी जहाँ तक हिंदी गज़ल की बात है, जी सर्जनात्मक धरातल पर तो कहीं न कहीं सर्जन होता रहा, बिल्कुल। किंतु पुस्तक के रूप में गज़ल संग्रह 20 वर्षों के 20 बाद वर्षों पर। इस बीच अभी सिंधी में तो आपकी 5 जो हैं जी किताबें शाया हैं गज़लों की, और हिंदी में ये दूसरी जी किताब प्रकाशित है गज़लों की। और अंग्रेजी कविताओं का आपका एक संकलन पेनम्बरा पेनम्बरा नाम से। भी आ चुका है, जिस पर हम लोग यहाँ बात भी कर चुके हैं। जी जी तो इस तरह 8 कविता संग्रह आपके बनते हैं। 17 जो मूल पुस्तकें हैं जी आपकी, जी और बाकी 9 पुस्तकें वो कौन सी हैं? उसमें एक अंग्रेजी का नॉवेल है, जी, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर, उस कॉर्नर। पर भी हम यहाँ ये चर्चा। लगभग सारी जी किताबें किंडल अमेज़न से आप लोग लेकर के पढ़ सकते हैं। जी, और एक साइलेंट लिप्स अंग्रेजी की कहानियाँ हैं। कहानियां हैं, और एक सिंधी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर किताब है, सोच जे उफकते, ऑन द हॉरिजन ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग। और उसके अलावा कुछ एकेडमिक बुक्स हैं। हाँ जी। तो और एक इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरीज हैं, हाँ जो उस पर भी राजेश जी हाँ, और हमारे बातचीत बातचीत हुई हुई है है 3 दर्शन। एपिसोड्स में। जी जी। तो जिसमें 3 थ्योरीज हैं, जिसे हमने बियॉन्ड फ्रेगमेंटेशन नाम से वो किताब हाँ, पाठकों तक पहुंची पाठकों है। तक पहुंची तो है। इस प्रकार से 17 ये मूल किताबें अभी तक हम लिख पाए हैं। और उतने ही तर्जुमे जी हाँ, आपने तर्जुमे किए हैं। बिल्कुल, कि मैं पेशे से अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ जी और दिल से एक शायर हूँ। सिंधी में भी काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं। तो मैं चाहता था कि सिंधी भाषा, जो कि भारत, पाकिस्तान और यूरोप, अमेरिका में अलग-अलग जगहों पर बोली जाती है और प्राचीन भाषाओं में से एक है, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की भाषा है। तो उसकी करीब-करीब 17 किताबें, और उनमें से 5 साहित्य अकादमी पुरस्कृत किताबों को भी मैंने अंग्रेजी में उनका तर्जुमा यानी अनुवाद किया है। क्या बात है। और मैं चाहता हूँ कि सिंधी अदब, सिंधी साहित्य जो है वो विश्व पटल पर आए और विश्व साहित्य का एक हिस्सा बने, और सारे हमारे नॉन सिंधी ऑडियंस और जो पाठक हैं उन तक पहुंच सके। ये मेरा एक पर्सनल मिशन है,
और तो मैं काम करता रहता हूँ उसमें। अर्जुन हासिद, वासुदेव मोही, जी। हरी दिलगीर, एम एम कमल। कमल, एम कमल के तो ड्रामों का आपने जी, जी, ड्रामा अनुवाद और किया है। उनकी इनहेरिटेंस ऑफ फायर, उनकी जो अवॉर्डेड गज़लें, किताब हाँ, है, उनका उसका भी और है। वीना शरंगी, माया राही, इन सब राइटर्स को मैंने अंग्रेजी में लाया है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, ये बहुत एक बड़ा मिशन है, क्योंकि भाषा तो बड़ी समृद्ध है, बड़ी पुरातन प्राचीन भाषा है जी, सिंधी, जैसा जी, कि आपने कहा। जी, पर खेद की बात ये है कि कई बार लोग हमसे पूछते हैं सिंधी, अच्छा सिंधी भाषा है, वो तो क्या बोली है केवल, जबकि ऐसी बात नहीं है। नहीं, सिंधी एक बहुत समृद्ध, बहुत पुरातन, बहुत प्राचीन भाषा है। खेद की बात तो यह है कि मोहनजोदड़ो का जो स्क्रिप्ट है, अभी तक वो नहीं समझा जा सका है, नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन भाषा तो कंटिन्यूड है वहाँ जी। से यहाँ तक। और मुझे खुशी है कि मैं सिंधी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी, जी। इन तीनों भाषाओं में सृजन करता हूँ और कविताएँ लिखता हूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत आनंद की भी बात है और अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। ये डॉक्टर साहब, मैं इस पर पूछना ये चाहूँगा कि ये आप भाषा को चुनाव कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई गज़ल लिखनी है, कोई कविता लिखनी है, तो वो हिंदी में लिखी जाए, सिंधी में लिखी जाए या अंग्रेज़ी में लिखी जाए। कहते तो ये हैं कि अपनी जो मातृभाषा होती है, वही बुनियादी तौर पे हमारी भावनाओं की और विचारों की भाषा होती है। फिर आप ये चुनाव कैसे करते हैं? चुनाव मैं करता नहीं हूँ। जी। मुझे लगता है कि जो गज़ल आती है, जो कविता मेरे ज़हन में आती है, चुनाव वो करती है कि मुझे किस भाषा में अभिव्यक्त होना है। हुँ, हुँ। तो वो ख़्याल ही उसी भाषा में आता है। कुछ अच्छा। ख़्याल ही ऐसे होते हैं कि अंग्रेज़ी में आते हैं। हुँ, हुँ। कुछ बंद ऐसे होते हैं, कुछ मिसरे ऐसे होते हैं, वो सिंधी भाषा में ही ज़हन में आते हैं, तो सारी गज़ल सिंधी में बन जाती है। और वो मिसरा उम, हिंदी में ही मेरे ज़हन में आया अगर, हुँ। तो बस वो गज़ल हिंदी में बन जाती है। तो यूँ कहूँ कि चुनाव मैं नहीं करता, चुनाव तो वो गज़ल करती है, जैसे मेरे माध्यम से अभिव्यक्त होना होता है। और यहाँ राजेश जी आप जी, जानते हैं जी, कि मैं टी.एस. इलियट को जी, याद कर रहा हूँ जी। कि उनका कहना है कि भई जो पोएट है, पोएट डज़ नॉट एक्सप्रेस हिज़ पर्सनैलिटी इन द पोएम, बट ही रन्स अवे फ्रॉम हिज़ पर्सनैलिटी, ही एस्केप्स हिज़ पर्सनैलिटी। हुँ, हुँ। तो इस प्रकार से मैं चुनाव नहीं करता, हुँ। वो कविता, वो ख़्याल, वो कल्पना, जी। वो भावना या वो जज़्बात जो है, वो चुनाव कर लेता है। एक ये बात। दूसरी बात, हर एक ख़्याल की एक फ़ितरत होती है और हर एक भाषा की एक नज़ाकत होती है। हुँ। कुछ ख़्याल ऐसे होते हैं जो अंग्रेज़ी में ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी और सिंधी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी और सिंधी दोनों अलाइड लैंग्वेजेज़ हैं। हाँ। ये सब कहने के बावजूद भी अगर मैं एक ऐसा कहूँ कि मैं निर्णय दूँ या जजमेंटल जहाँ बन जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंधी गज़ल में मैं अपना बेस्ट क्रिएशन दे पा रहा हूँ। यानी वो 19-20 का ही फ़र्क होगा, लेकिन हुँ, सिंधी हुँ। गज़ल में मैं अपने आप को बेस्ट दे पा रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेज़ी के तुलना में। अगर मैं कहूँ ऐसा, हालाँकि ऐसा कहना बड़ा कठिन है, जी, जी। फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे कहीं-कहीं ऐसा लगता है। और यही जान कर के राजेश जी, जी। मेरे जो सिंधी गज़लों के 3 कलेक्शंस, हाँ, हाँ। उनका मैं अंग्रेज़ी में अनुवाद कर चुका हूँ अच्छा, खुद बार-बार। की अपनी जी, गज़लों जी। का? जी, तो मैं कहता ओके। हूँ कि मैं खुद जब अनुवाद करता हूँ, तो शायद मैं उस कंटेंट के साथ कम से कम हुँ, और हुँ। कुछ हद तक उसके एस्थेटिक्स के साथ हुँ, हुँ। न्याय कर पाता हूँ। उनमें से मरमर, मी टू वाज़ देयर हुँ, हुँ। एंड लेंड मी दाय दाई हैंड, है, या। ये तीनों सिंधी कलेक्शन जो हैं, जो कि अंग्रेज़ी में आ चुके हैं और वो किंडल अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और चौथा गज़ल संग्रह, हालाँकि वो क्रम से देखें तो दूसरा गज़ल संग्रह था मेरा सिंधी का, हाँ, द रूट्स ऑफ फायर। हाँ। उसका अनुवाद कर रहा हूँ और बहुत जल्दी वो भी अंग्रेजी में द रूट्स ऑफ फायर नाम से पाठकों तक पहुंचेगा। तो मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ कि मेरी जो सिंधी गज़ल का कंटेंट और जी, टेक्सचर और एस्थेटिक्स है, जी। वो चाहे थोड़ा-सा कम मात्रा में सही, किंतु अंग्रेजी के माध्यम से हमारे सारे विश्व भर के जो पाठक हैं, जो कविता पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी हुँ। कविता पढ़ना चाहते हैं, अलग-अलग भाषाओं की कविताएँ पढ़ना चाहते हैं, उन तक पहुँच सके। हाँ, ये तो आप वैसे भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बाकी कवियों को, लेखकों को भी और अपने आप को भी आप अंग्रेज़ी में पेश कर रहे हैं, भाषांतर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए गज़ल का कम से कम, जी। तो आज सिंधी गज़ल कहीं न कहीं, अब ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत ऊँचे मकाम पर खड़ी है, और कहीं तो उर्दू और हिंदी से भी आगे कहीं गहरे उतर गई है। इस पर कभी विस्तार से जी, कभी और अलग आपसे से बात करेंगे। चर्चा करेंगे। आइए, तो बिल्कुल। आज का जो आज की जो किताब है जी, आपकी, धुंधला-धुंधला, धुंधला-धुंधला, हिंदी, हिंदी मैं गज़ल बता दूँ कि संग्रह। हिंदी गज़ल संग्रह है ये। हिंदी में करीब-करीब 90 गज़लें संकलित हैं इसमें। तो इसमें, अब जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, कि गज़ल ऐसी चीज़ है
कि उसको आप पिन डाउन नहीं कर सकते कि उसमें इस थीम की बात है, उसमें उस थीम की बात है। हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, हर शेर का मौजू अलग होता है, हर शेर के मौजू में इस्तराब भी अलग-अलग होता है। तो अनगिनत थीम, अनगिनत बातें। गज़ल तो चीज़ ही ऐसी है कि चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, तो कितनी सारी आगें डॉक्टर साहब ने छुपाई होंगी इन 90 गज़लों के कुछ 100 अशियार में, ये तो वही जाने। और जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। लेकिन गज़ल की जो नज़ाकत है, गज़ल की जो इमेजरी है, उसको भी कहीं न कहीं डॉक्टर साहब ने आगे बढ़ाया है। जो घिसी-पिटी इमेजरी है, वही मैख़ाना, वही एक, चाहे आप कितना भी उसमें इनोवेट कर लें, लेकिन आज हम जहाँ जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज ये ज़रूरत है कि इमेजरी हमारे गज़ल की कहीं आगे बढ़े, उसका जो थॉट कंटेंट है, वो कहीं आगे बढ़े और उसका जो मौज़ू है, वो कहीं गहरे उतरे, हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हो। तो कई शेर इसमें आपको ऐसे मिलेंगे इस किताब में, इस मजमूए में, जो आपको न सिर्फ़ आपके दिल तक पहुँचेंगे, पर आपके दिल-ज़हन को झंझोड़ कर रख देंगे, आपको सोचने के लिए आमादा कर देंगे कि शायर ने आखिर कहा क्या? मैं राजेश जी जी, एक बात कहना चाहूँगा जी। कि पाठक और समालोचक हुँ, हुँ। जब धुंधला-धुंधला की गज़लें पढ़ें, हुँ, हुँ। तो वो एक बने-बनाए गज़ल के ढाँचे में जो हाँ, सोचने की एक आदत सी हो गई है, उससे बाहर निकल के इन शेरों को ग्रहण करें, इन शेरों के पीछे छुपी हुई संवेदनाओं को हुँ, देखने का प्रयास करें। क्योंकि मैं सिंधी गज़ल से आता हूँ हाँ। और सिंधी गज़ल एक बौद्धिक गज़ल बन चुकी है हुँ, आज हुँ। की, तो उसका प्रभाव आप मुझे मेरी हिंदी गज़ल पर भी आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि एक जो एक परंपरागत ढाँचा है उर्दू गज़ल का और इससे हिंदी गज़ल का, कहीं न कहीं मैं उसको तोड़ रहा हूँ विषय के धरातल पर और शैली के धरातल पर या उसके सौंदर्य के सौंदर्य धरातल के धरातल पर, जमालियत जो है जमालियत उसकी, के धरातल पर। तो क्योंकि मैं एक नए साधारण जब जो गज़ल है तज़ाद से शुरू होती है और तज़ाद पे ही कहीं ख़त्म हो जाती है, और उसमें थोड़ी इधर-उधर शारीरिक की सौंदर्य बातें का करके ही एक बोध होता है बोध होता है। कि तो उसको मैं तोड़ करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी एक तो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अमूर्त हमारे जो प्रतीक हैं, जी, उन्हें स्थापित कर रहा हूँ और प्रतीकों के अंतर्गत जो नया अर्थबोध है, बिल्कुल। उस अर्थबोध को उजागर करने का प्रयास है। अब जैसे अब मुझे आपका मतला ख़्याल में हुआ या जी, कितनी बड़ी बात और कितनी एक तरह से ऑटोबायोग्राफ़िकल भी आप सोच सकते हैं और सिंबॉलिक लेवल पे काफ़ी आगे की बात भी सोच सकते हैं कि दिखाई दे न दे। जी, जी, बहुत हाँ? ये तो हाँ, दिखाई हाँ, दे न दे दे, ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अंधेरों की अपनी जुदा पहचान पहचान भी भी होगी। होगी। अब आप सोचिए इस पर कि क्या ये बात दिखाई कही है। दे न दे जी। ऐसी भी कोई रोशनी होगी। यानी भई आप यहाँ पर साइंसी नज़रिए से देखें, बिल्कुल ऐसी रोशनियाँ हैं जो दिखाई नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चले जी, जाएँ आप, जी। यहाँ से लेके जो बात शुरू होती है, तो कहाँ पहुँच जाती है तो वो ज़रूरी बात। नहीं है कि व्यक्ति एक चकाचौंध में हो, जी, लाइमलाइट में वो ज़रूरी नहीं बिल्कुल, है। जो बिल्कुल। लाइमलाइट में नहीं है, वह भी रोशन सितारा हो हो सकता सकता है। है, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है, जी, हैं? बिल्कुल। और अंधेरा जी हमारी ये जो हमारे ब्रह्मांड की बुनियाद है अंधेरा, अंधेरा ही है, लाइट जो है वो तो अंधेरे के बैकग्राउंड में ही दिखाई देती है। अगर बिल्कुल। अंधेरा ना हो, तो तो लाइट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। किंतु विदाउट लाइट अंधेरे का अस्तित्व है। अगर इस दृष्टि से देखें, तो उजाला ये द्वियम है, सेकेंडरी है, किंतु अंधेरा वो प्राथमिक है, वो प्राइमरी है। तो बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर जो बाइबल का एक लेट सेंटेंस देयर है, बी लाइट एंड देयर एंड वाज़ देयर वाज़ वाज़ लाइट। लाइट, सो व्हाट वाज़ बिफोर लाइट? दैट्स इट। देयर वाज़ अ डार्कनेस। बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ डार्कनेस। यस, तो ये डार्कनेस कहीं न कहीं एक मार्जिनलाइज्ड सेंसिबिलिटी को भी लाता है। जो बिल्कुल। लोग अंधेरे में हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जिन्हें अभी मेन स्ट्रीम में, समाज के मुख्य धारा में जो नहीं आ नहीं पाए, आ पाए हैं, क्या उनकी पहचान नहीं है कहीं? पहचान नहीं है। यहाँ पर गायत्री चक्रवर्ती हाँ, स्वाभाविक के एक जो एसे है कि कैन द सबल्टन स्पीक? हुँ, तो ये जो बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं तो कहता हूँ सडल नॉट ओनली सबल्टन कैन स्पीक, दे हैव गॉट देयर ओन आइडेंटिटी। डेफ़िनिटली। और इसी का एक शेर आप सुन लीजिए कि भई हवा चलने से दरवाज़े नहीं खुलते, जी, समझ बहुत लेना। जी, जी। हवा चलने से इससे दरवाज़े दरवाजे नहीं नहीं खुलते, खुलते। समझ लेना किवाड़ों की कोई अपनी ही अपनी मजबूरी रही होगी। अब ये अब शेर बहुत दूर तक जाता है राजेश जी, जिस जी, भी संदर्भ में आप इस शेर को समझना चाहें, बिल्कुल, आप उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते। खुलते। यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। इवन आपके एफर्ट्स, एफर्ट से भी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। जब तक
आपके अंदर विल ना होगी, दरवाजों में खुद की कोई मजबूरी नहीं खुद हो, की इंटरनल कंपल्शन जब तक इंटरनल नहीं कंपल्शन होगा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब तक कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होता। यानी चाहे वो पर्सनल लेवल पर बात हो, सोशल लेवल पर बात हो, या कॉस्मिक लेवल पर भी बात हो। बात जैसे हो। राजेश जी 3 स्तरों की बात जी, करते हैं जी। और बड़ी गहरी बात करते हैं। और एक बात जो कोई मैं भी शेर जो होता है विनोद जी, मेरे ख्याल से वो इन तीनों स्तरों पर ऑपरेट करता है। 3 स्तरों को छूना चाहिए। छूना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए जी। शायर की कि इन तीनों स्तरों को छू सके। और आपके तो कई शेर हैं जो बाकायदा छूते हैं इन तीनों स्तरों को। और एक साइको सोशल फार्मूला ऐसा होता है कोई भी शेर, इसमें आप वेरिएबल्स की बजाय, हवा की बजाय आप और चीजें फिट कर सकते हैं, दरवाजों की बजाय आप जी, और वो चीजें चीज़ फिट कर सकते हैं, किवाड़ों की जगह। तो ये एक फार्मूला देता है आपको। ये एक सफल शेर की निशानी है। वो इट इज नॉट टाइड डाउन टू इट्स लिटरल मीनिंग। वो तो फर्स्ट लेवल है, मैं तो 4 लेवल्स की बातें करता हूँ। तो वो आगे जाता है वहां से, वो वेरिएबल्स हैं, उनमें आप दूसरी चीजें फिट करके वो रिलेशन वेदर इट होल्ड्स ट्रू और नॉट। जैसे साइंस में केवल फार्मूले नहीं होते, शायरी के फार्मूले, साइको सोशल फार्मूले, ये शेर हैं। जी, बिल्कुल। तो 2 मिसरों का जो शेर बनता जी। है, वो चाहे अभी एक इमेजेस लेकर के, एक हाँ। प्रतीक लेकर के, प्रतिमाएँ लेकर के एक बात कहता है। हाँ। किंतु उन बातों, वो जो प्रतिमा और प्रतीकों के बीच का जो रिलेशनशिप है, बिल्कुल। अगर आप वो रिलेशनशिप इंटैक्ट रखें हाँ। और वो प्रतीक और प्रतिमाएँ यानी इमेजेस और सिम्बॉल्स और मेटाफॉर्स वो बदल दें, बदलते हैं। तो आप नई किसी वस्तु स्थिति को, नई किसी संदर्भ को समझ सकते हैं। और यही इसलिए काम शेरों का काम शेरों ही का है, यही ये तो काम है। कैप्चर सच अ रियलिटी। Right. See, the same couplet, by just substituting the images Yes. or the metaphors and maintaining the essential relationship between them as it is, Yes. you can understand many situations, many other situations, many other experiences, many other expressions and dimensions of human life. बिल्कुल। तो ये फॉर्मूले हैं। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि हमारे समालोचक भी शायरी को, स्पेशली गजल को देखने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं, इस पर तो सिर्फ हम एक अलग से एपिसोड कर देंगे। तो बिल्कुल, तो ये एक समालोचना की जब हम बात करते हैं, समालोचना में जब हम एक किसी ओरिजिनल चीज़ की बात करते हैं, तो राजेश जी, आप और हम जिस बात पर कर रहे हैं कि शेर एक फ़ॉर्मूला है। हाँ। कोई भी अच्छी पोएट्री की 2 लाइन, 4 लाइन एक फ़ॉर्मूला प्रेज़ेंट करती हैं। मुझे लगता है कि ये समालोचना के क्षेत्र में अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार हो बिल्कुल। सकता है और और है। तीनों डोमेन्स जो हैं, तीनों क्षेत्र जो हैं, पर्सनल, सिस्टमिक और बिल्कुल। सामाजिक, कॉस्मिक, इन तीनों लेवल्स पे जब झंकृत होता है कोई शेर, कोई कविता, तब वो गूंजती है। तब वो ऊंचा शेर कहलाया ऊंचा जाता शेर है। कहलाया तब वो ऊंचा जाता शेर है। कहलाया जाता है। और ये तीनों लेवल पर सिर्फ एक ही स्तर पर नहीं, जी एक ही, जैसे पर्सनल लेवल पर अलग-अलग स्तरों पर, जी जी, सोशल लेवल पर अलग अलग-अलग अलग स्तरों स्तरों पर। पर, और कॉस्मिक लेवल पर भी अलग अलग स्तरों पर। वो फिर 4 जो लेवल्स हैं सिंबोलिज्म के। जी, पहले तो सिंबल्स जो शब्द हैं वही अपने आप में प्रतीक होते हैं, भाषा अपने आप में प्रतीक है। दूसरा जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। तीसरा फिर आपके जो एक किसी विशेष संदर्भ से उपजते हैं जो सिंबल्स। और चौथे जो आपके पर्सनल या स्टिपुलेटिव सिंबल्स, जिनको मैं कहता हूँ। खैर, अब आप इसमें इतना ना जाएं, इस पर एक अलग हम बातचीत कभी करेंगे इस बात पर। तो लेकिन इसलिए हम ये बातें जी। कर रहे हैं कि आप जब धुंधला के गज़लें पढ़ेंगे, हाँ। तो आप ये सारी बातें ज़हन में रखें और शेर को देखने का प्रयास करें, तो आप उस शेर की आत्मा तक पहुँच सकेंगे, उस शेर के सौंदर्य तक पहुँच सकेंगे, उस शेर के अंतर्गत छुपे हुए अर्थबोधों को भी समझ सकेंगे। वैसे और इस ये दृष्टि से ये मेरा संग्रह बिल्कुल एक मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिखाई देता बात, है। अलग प्रभाव रखता है अपना। लेकिन ये टाइटल जो आपने चुना, जी। उन्वान जो चुना जी, आपने, जी। धुंधला धुंधला, आपकी तो खैर वो एक गजल है, इसमें धुंधला धुंधला वाली जी, जो जी। रदीफ है उसका। लेकिन वैसे भी इसकी सार्थकता आप क्या बताना चाहेंगे? धुंधला धुंधला जो मैं शीर्षक है उसकी। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर देखें कि मेरी अंग्रेजी जो किताब है पोएट्री की, उसका शीर्षक भी पेनम्ब्रा है। हाँ। सो पेनम्ब्रा इज दैट थिन लाइन दैट डिवाइड्स शैडो एंड द लाइट, उनके बीच की जो लाइन है। तो एक बीच का जो रास्ता है, धुंधला धुंधला मतलब ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि जो नहीं देख पा रहे हैं। जी। कुछ देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं, धुंधला धुंधला। जी। तो हमारी सारी चीजें, मैं तो ये कहूंगा कि सारे अनुभव, सारी अनुभूतियां, जी। सारी स्मृतियां, जी। सारी संकल्पनाएं, सारी कल्पनाएं, सारे विचार, सारे ख्वाब, सारे सपने, ये धुंधले धुंधले हैं। अब इसको आप अलग अलग स्तरों पर ले जाए। व्यक्तिगत स्तर पर जो भी हम जिंदगी जीते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, वो संपूर्ण पूरी कभी नहीं होती, और इसलिए वो धुंधली धुंधली है।
बिल्कुल सामाजिक रूप से देखें तो हम सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक कितने भी बड़े सिस्टम्स बना लें, कभी भी वो परफेक्ट सिस्टम्स नहीं है। नहीं होते, यानी वो धुंधले-धुंधले, कुछ तो हासिल हुआ है, कुछ हासिल नहीं नहीं हुआ हुआ है। है, और साइंटिफिकली और कॉस्मिकली भी देखें तो हम इस यूनिवर्स को कुछ समझ पाए हैं, कुछ कुछ नहीं समझ समझ नहीं पाए पाए हैं। हैं, कुछ हमारे नियंत्रण में चीजें हैं, कुछ नहीं है। तो धुंधला-धुंधला ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल सिंबल है, यूनिवर्सल अनुभूति है। तो इस प्रकार से ये शाश्वत अनुभूति है, सार्वभौमिक अनुभूति है, और इसलिए धुंधला-धुंधला हर चीज़ धुंधला है, क्योंकि स्पष्ट कुछ भी नहीं है और कुछ भी हमारे स्मृतियों से, अनुभूतियों से बाहर नहीं है। इस और इसलिए संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, जी, एक धुंध से आना है, एक धुंध में एक धुंध में जाना है। और यहाँ पर आप यदि आप बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो बुद्ध जब कहते हैं कि मॉडरेट पाथ, मिडिल पाथ, एक मध्यम मार्ग, तब भी वही बात कर रहे हैं। हम्म, सब कुछ धुंधला-धुंधला है। कोई भी चीज़ अति अगर ले जाएँ आप, हाँ, तो खतरा वहीं से है। अति रोशनी भी खतरनाक अति है, रोशनी, अति अंधेरा भी अति अंधेरा खतरनाक, भी खतरनाक है, अति दौलत भी खतरनाक, अति गरीबी भी खतरनाक। खतरनाक। तो इसलिए धुंधला-धुंधला एक मीन, मध्य साधने का प्रयास है, और मध्य में ही मिठास है, मध्य में ही माधुर्य है, मध्य में ही आनंद है। और इसलिए शायद कहीं अवचेतन से ये शीर्षक, जब मैं ये किताब की संरचना हो रही थी, बिल्कुल। मैंने बहुत सोचा कि इस पर क्या कोई ऐसा शायराना शीर्षक रखा जाए, किंतु 2 मिनट में फैसला हो गया कि नहीं, धुंधला-धुंधला। हालांकि शब्द बड़ा सरल है, हाँ, बड़ा कॉमन सा शब्द है। आप सोचेंगे कि धुंधला-धुंधला, इसमें क्या खास बात है? लेकिन खास बात इसमें है क्योंकि धुंधला-धुंधला सब कुछ है। बिल्कुल, सभी कुछ धुंधला-धुंधला है। आप और कोई गज़ल, एक पर तो हमने बात की। जी, और एक इस कि हर लम्हे का कत्ल किया है, क्या बात है साहब, क्या हर बात है। लम्हे का कत्ल किया है, तब जाकर तब जाकर इतिहास रचा है। बिल्कुल। कुछ तो पुराने बर्तन घर में रहने दो, अम्मा ने कहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये शेर आप देखें कि कितना गहरे छूते हैं, गहरे उतर जाते हैं हमारे मनोमस्तिष्क में, और चीज़ों को कितना झकझोर कर रख देते हैं। कोई भी नहीं होगा जो ये शेर पढ़ने के बाद अछूता रह सके और कह दे हाँ ठीक है, तो बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार आप उठाएंगे तो खतरा ये है कि पूरी किताब आप पढ़े बिना रख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा अगर आपने कर भी लिया तो भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि गज़ल की तहें, शेर की तहें तो हौले हौले ही खुलती हैं। फिर आप कल उठाइए किताब, फिर 4 महीने बाद उठाइए, फिर 4 साल बाद उठाइए, आपको नई अनुभूतियाँ होंगी। शायरी चीज़ ही ऐसी है। राजेश जी, मैंने एक जगह कहा है कि काव्य और गद्य में, पद्य और गद्य में फर्क ये है कि गद्य आप एक बार पढ़ते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं जी, और पद्य आप बार बार पढ़ते हैं, संतुष्ट कभी नहीं होते। भाई आप फिल्मी गाने देख लीजिए, कितनी बार सुनते हैं आप, क्यों सुनते हैं? वही गाने आपको याद भी हो जाता है पूरा, फिर से सुनते हैं, जी। तो यही है पद्य की खासियत। और ऐसा गद्य जो आप दोबारा पढ़ें वो पद्य की श्रेणी में ही आता है। दैट इज अ पोएटिक प्रोस। एक शेर है राजा जी कि चांद पर आज फिर गया कोई, चांद पर आज फिर गया कोई, जी दोबारा जा भी रहे हैं, दर्द ले आया है नया कोई। क्या बात है, क्या बात है। आप सोचें कि चांद पर हम जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। और एक यहाँ थोड़ा सा दुष्यंत कुमार का कहीं ना कहीं प्रभाव आपको दिखाई देगा। दर्द हम ओढ़ते बिछाते हैं, दर्द हम ओढ़ते बिछाते हैं, इस तरह जिंदगी बिताते हैं, इस तरह जिंदगी बिताते हैं। वही साहब, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ जी, वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो वही गजलें तो सुनाते हैं ना हम सभी शायरों की। ये फितरत है कि हम जिसे ओढ़ते बिछाते हैं वही गजलें सबको सुनाते हैं। तो उम्मीद है श्रोता ये गजलें पढ़ेंगे, ये सुनेंगे। मौसीकी आप कहीं कुछ प्लान है कि जी, कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जी जो इसको संगीतबद्ध कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हिंदी गजलों का एल्बम भी पाठकों तक, सुनने वालों तक पहुंच सकेगा। दिलीप लालवानी जी एक बहुत ही अच्छे गजलकार हैं, और आप इनके YouTube चैनल पर जाएं, वहां पर मेरी सिंधी गजलें आपको दिखाई देंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी गजलें भी होंगी शायद। दिलीप जी बहुत ही साइलेंटली काम करते हैं, बहुत ही अनअज्यूमिंग पर्सन है। तो जरूर आप खोजबीन करें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गजल मेरी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। और राजेश जी, आपने इस गजल संग्रह को चुना आज के इस चर्चा के लिए। धुंधला को आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ लिखी गजलें पेश की, बल्कि हमारे साथ बैठे, उस पर बात की
क्योंकि किसी कवि शायर के मुँह से खुद उसकी ज़बानी सुनना, वो कह रहे हैं ना कि मैं मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की ज़बानी, तो किसी और की ज़बानी नहीं पूछ रहे हैं, हम आपकी ज़बानी हमने सुना कि ये धुंधला-धुंधला जो है हम कैसे पढ़ें और इससे क्या हमें कैसे मिलेगा। तो ये बहुत एक बड़ी बात होती है साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और फिर हम लोग मिलेंगे आप ही के साथ और श्रोताओं के साथ कोई और बात करने, किसी और साहित्य की बात करने। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।